Sustainable environment developmental goals means those developmental goals which are helping us to protect the environment and also contributing to the economic development. It is a topic which is covered under environmental management. So before we start with the topic, we need to understand these words very clearly. What is sustainable, what is environment, and what are developmental goals. So let us first start with the environment. There are many units of ecology such as individual, population, community, ecosystem, biome and biosphere, and their relationship is very orderly and organized at different levels. These are called as the hierarchical levels of ecology. We have also read about different spheres of environment such as atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere, which have complex, intricate and interlinked relationship with each other as well as with the biological factors. And due to these interactions, all are interdependent upon one another. तो अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई जिसको जीव कहा जाता है और एक स्थान में रहने वाली जीवों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। एक ही स्थान पे रहने वाले जो जीव होते हैं वो सिर्फ एक ही पॉपुलेशन के नहीं होते, कई सारी पॉपुलेशन मिलकर समुदाय बनाते हैं। समुदाय इन्वायरमेंट के दूसरे फैक्टर यानी वायुमंडल है या जलमंडल है या लिथोस्फीयर है या जीव मंडल है, सबके साथ इंटरेक्ट करता है, जिसके कारण बहुत ही जटिल संबंध बनते हैं, जिसके कारण सभी जो जीव जंतु हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और सभी इन्वायरमेंट के फैक्टर्स दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। सभी तरह के समुदाय मिलकर इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं और सभी पारिस्थितिक तंत्रों के समूह को जैव क्षेत्र कहा जाता है। सभी जैव क्षेत्र मिलकर जीव मंडल बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सभी में एक हायरार्कियल लेवल ऑफ इकोलॉजी है जिसको पद अनुक्रमित स्तर बोला जाता है। सभी लेवल्स पे कॉम्प्लेक्स इंटररिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। As we see environmental degradation reaching very high levels, it is very clear to everyone that present model of economic growth is not sustainable. यानी अभी जितनी हम पर्यावरण में प्रदूषण देखते हैं तो उससे ये सबको समझ में आता है कि जो हमारा प्रेजेंट इकोनॉमिक मॉडल है वो हमारे पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान नहीं करता। तो हमारा गोल क्या होगा? हमारा गोल होगा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So this is a very clear goal which we want to achieve through sustainable environment developmental goals. Wherever there is a system which is having multiple units and some defined goals, there needs to be some organized procedure for execution and evaluation. तो जब भी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें कई सारी इकाइयां हैं और इन सब इकाइयों को साथ लेके हम कोई सी खास विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इन इकाइयों को साथ लेके चलने के लिए एक प्रोसीजर की, एक तरीके की ज़रूरत होगी। और इसके बाद हमें जो भी हमने एफर्ट किया है उसको इवैल्यूएट करने के लिए, ये जांचने के लिए कि हम कितना सक्सेसफुल हुए, एक इवैल्यूएशन प्रोसेस की ज़रूरत होगी। Environmental management is concerned with the management of environment that encompassing a business and corporate policy. तो बेसिकली जो environment management है ये corporate policy का या business से संबंधित management है। Environment management help us to work together to accomplish the desired goals and achieve the objectives through use of अवेलेबल रिसोर्सेज एट द ऑप्टिमम लेवल। और सभी मैनेजमेंट का एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मेंटेन करना एक गोल होता है। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के भी यही गोल होंगे कि हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकें जो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ आ जाती है। मैनेजमेंट का फंक्शन होता है प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, सुपरवाइज करना या कोऑर्डिनेट करना। बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है जिससे हम डिजायर्ड गोल्स को मिनिमम रिसोर्सेज के साथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सकें। तो
तो जब हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ के देखते हैं, सो दैट बिकम्स इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट. So what is environmental management? Environmental management is a kind of resource management, but it is different from resource management, because in resource management there is single purpose. We have to protect the resource. But when we are talking about environmental management, it is a multi-purpose process. यहाँ पर जो फोकस रहता है वो इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने का रहता है और रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करने का रहता है. सो दैट इज वाई इट इज मल्टीपर्पज. अब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है? फर्स्ट इज दैट कम्युनिटी नीड्स एंड वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द कम्युनिटी इज प्रोक्योरिंग द यूजफुल रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट. तो उसके लिए कम्युनिटी रिसोर्सेज के लिए इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिसके कारण कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के बीच में कई तरह के लिंक्स बनते हैं. कुछ लिंक्स बेनिफिशियल होते हैं और कुछ लिंक्स एडवर्स होते हैं. तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट हमें ये हेल्प करता है ताकि हम ये जान सकें कि बेनिफिशियल लिंक कौन से हैं, उनको हम एनहांस करें यानी बढ़ा सकें, और ऐसे लिंक जो कि हार्मफुल हैं उनको हम कम कर सकें. एंड अटेन डिजायरेबल इन्वायरमेंटल स्टेट. तो जो भी हम इन्वायरमेंट की स्टेट बनाना चाहते हैं ताकि हम उस स्टेट को, उस गोल को अचीव कर सकें इन रिस्पॉन्स टू कम्युनिटी नीड्स एंड वैल्यूज. लेकिन इसके साथ साथ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि कम्युनिटी की नीड्स और वैल्यूज भी प्रोटेक्टेड हों. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हैज मल्टीपर्पज गोल्स एंड इट इज बेस्ड ऑन कम्युनिटी नीड्स एंड वैल्यूज. तो कम्युनिटी की जो परसेप्शन है या उनकी जो डिजायर्स हैं या जो सोशियो इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैं, इन सभी को इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में साथ लेके चलने की जरूरत है. Now before we go further, let us try to revise the definition of sustainability. Sustainable development emphasizes not merely strong economic performance but also holistic, equitable and far-sighted approach. तो हालांकि जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो इम्पॉर्टेंट रहता है, ऐसा नहीं कि सस्टेनेबिलिटी में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को छोड़ देंगे. सस्टेनेबिलिटी वो तरीका है जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है और इन्वायरमेंटल गोल्स भी इम्पॉर्टेंट है. तो जब हम ये सभी गोल्स को इकट्ठे लेके चलते हैं जिसमें पब्लिक को और प्राइवेट सेक्टर में सही डिसीजन मेकिंग हो सके, हम सही जो डिसीजंस को ले सकें अपने इन्वायरमेंट के लिए भी और अपने बिजनेस के लिए भी, और सब चीज़ों को होलिस्टिक होता है जब हम बिगर पिक्चर पे देखते हैं, सभी फैक्टर्स को हम नोटिस करते हैं, सभी फैक्टर्स को हम अपने ध्यान में रखते हैं और सभी के ऊपर बराबर का ध्यान रखते हैं. इक्विटेबल मीन्स दैट ऑल फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. और इसमें जो अप्रोच रहता है दैट इज फार साइटेड, यानी हमारी जो नज़र है वो कहाँ पे रहेगी कि हम आने वाले समय के ऊपर ध्यान रखें. ये नहीं कि हमारी अभी की ज़रूरत ये है तो हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हुए अपनी फ़िलहाल की ज़रूरतें पूरी कर लें और कल को आने वाले समय में हमारे लिए रिसोर्सेज की कमी हो जाए. तो ऐसी डेवलपमेंट जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल गोल्स भी अचीव हों, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर सही डिसीजन ले सके, हम सभी फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रख सकें और हमारा सभी फैक्टर्स पे बराबर का ध्यान हो, ताकि हम आने वाला जो फ्यूचर है जो इमीडिएट से थोड़ा दूर है उसके ऊपर भी हमारा ध्यान रहे. तो ऐसी जो डेवलपमेंट है दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है ग्रीन इकोनॉमी का, जिसके तरीके से हम जो ग्लोबल ट्रांजिशन है उसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नीड ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. हजार्डस इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करना और उनको कंट्रोल करना एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का फंक्शन है. एनवायरमेंट मैनेजमेंट फॉर बिजनेस इज हैविंग टू फोल्ड फंक्शन. फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड सेकेंड टू प्रोटेक्ट द बिजनेस. तो जब भी हम एनवायरमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करते हैं तो उसके कारण कई बार कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हमें उन बाय प्रोडक्ट को मिनिमाइज करने के लिए प्रेरित करता है, हेल्प करता है, और इसके साथ साथ ये हमारे बिजनेस को भी प्रोटेक्ट करता है ताकि बिजनेस की जो कॉस्ट है वो कम रहे.
अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो सभी जो रिसोर्सेज हैं वो इंडिविजुअल्स के द्वारा यूज़ करने के कारण थोड़ा बहुत उसमें डिग्रेडेशन आता है, सभी रिसोर्सेज में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद कर दें, ना ही हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का ओनली रीज़न इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हमें क्या समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती हैं और किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं, सो दैट वी कैन इवेल्युएट देम and accordingly we can use those techniques and technologies which minimize the harmful effects. For sustainable development, we need to understand where to draw the limiting line between environment and development. यानी हम कहाँ पर वो रेखा खींचें जहाँ पर हमें ये पता चले कि कहाँ हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है और कहाँ हमारे लिए डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कॉस्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इनमें एक बहुत ही सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। We have to match value system with environment protection. So it is very important because after all individuals they are going to fulfill their needs from the environment. So we cannot deny the value system for protecting the environment. We have to plan and design a sustainable development. तो हमें ऐसा डेवलपमेंट प्लान बनाने की ज़रूरत है जो सस्टेनेबल है, सोशल डेवलपमेंट भी करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करे और नेचर की डेवलपमेंट भी करे और सभी फैक्टर्स को साथ लेके चले। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हमें अवेयरनेस देता है ताकि हम अपनी इन्वायरमेंट को सही तरीके से जान सकें। तो इन्वायरमेंट के बारे में सही अवेयरनेस के लिए भी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट ज़रूरी है। Awareness can be at two levels about the organizational accountability and environmental compliance. सभी स्टेट में, सभी कंट्रीज में कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन है, कुछ ना कुछ लॉज हैं टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, जिसको सभी कंपनीज को फॉलो करना ज़रूरी है, कंप्लाइंस ज़रूरी है। अगर ये कंप्लाइंस नहीं होता तो उसके कारण अगर आप कोई ऐसी पॉलिसीज़ बना लेते हैं जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती हैं या कोई ऐसा प्रोसीजर अपनाते हैं जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती हैं, तो उसके कारण कई तरह के नॉन कंप्लायंस इश्यूज हो सकते हैं, पेनल्टीज हो सकती हैं, फाइन्स हो सकती हैं। सो दैट विल ऐड टू द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इन सब लॉज के बारे में जानें और अपने पर्सनल लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी हम कोशिश करें कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन ना हो। तो कई सारे लॉज हैं जो कि इंडिया में 1970 के बाद बहुत सारे इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। पीटर ड्रकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, दैट इज यू कांट मैनेज व्हाट यू डू नॉट मेजर। यानी अगर आप सही से मेजर नहीं करेंगे तो आप उसको मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का एक और फंक्शन यहाँ पे डेवलप होता है, दैट इज इट प्रोवाइड अस द टूल्स फॉर असेसमेंट। जैसे कई तरह के असेसमेंट के टूल्स हैं, जैसे लाइफ साइकिल एनालिसिस है या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, तो इनके बारे में भी हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। तो ये जो सभी टूल्स हैं ये हमें इन्वायरमेंट को असेस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और अवेयरनेस के लिए हमें हेल्प करते हैं। कई सारे ISO स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको एम्प्लॉय करने के लिए भी हमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सो नाउ आई थिंक वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sustainable environment developmental goals. The basic function of good environmental management is, first is goal setting. किसी भी मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है कि वो प्रॉपर गोल्स बना सके। एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हैज अदर फंक्शंस लाइक इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखा जाए, क्या टेक्नोलॉजी उस समय पे अवेलेबल है उसको ध्यान में रखा जाए और एक सही अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप किया जाए। So these are the main functions of environment management, जिसमें से फर्स्ट फंक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, that what are the characteristics of sustainable environment developmental goals.
जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डेवलपमेंटल गोल हम बनाएं उसमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी हैं। फर्स्ट इज दैट इट शुड बी इन्वायरमेंटली साउंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमारे गोल्स ऐसे हों जो कि इन्वायरमेंटली साउंड हो, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले हों और उसके साथ साथ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट दें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंट फैक्टर तीनों को ध्यान में रखें। नेक्स्ट इज दैट इट शुड बी कॉमन टू ऑल सिटीजन्स ऑफ आवर अर्थ, यानी जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंटल गोल्स हैं उसके लिए जो सफिशेंट नीड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो नॉन डिस्क्रिमिनेटिव होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सिटीजन्स को उन रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार मिले और कुछ को ना मिले, और सभी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। Third is that it should not be in favor of developing countries or it should not be in favor of developed countries. जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंटल गोल्स हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि कई बार जो शिफ्ट है इसका, वो वेस्ट प्रोडक्ट को शिफ्ट कर दिया जाता है पुअर कंट्रीज की तरफ। तो जो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो इसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो इन्वायरमेंट है वो सबका कॉमन है। एक जगह से वेस्टफुल को दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देने को हम प्रॉपर गोल नहीं कह सकते। नेक्स्ट इज नीड टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़रूरी है कि ह्यूमैनिटी को सेव किया जाए। Avoiding activities which construct the environment and deplete the biosphere in the name of development, they should be avoided. यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज डिप्लीट हों या जिसके कारण जो लोग हैं उनके ऊपर नुकसान हो, ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो क्योंकि प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमैनिटी को सेव करना। नेक्स्ट इज it should be based on wise and cost effective planning of development to protect the biosphere. कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनमें पोल्यूशन ज़्यादा होने का कारण कॉस्ट हो सकता है। कॉस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को भी अफेक्ट करती है क्योंकि वहाँ पर क्योंकि कॉस्ट कम होती है इसलिए देयर इज ओवर कंजम्पशन। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज आर रिक्वायर्ड बाय ऑल and there should be proper sharing of information among all the countries or all the units so that good practices they may be used anywhere in the world. So based on wise and cost effective planning of development to protect the biosphere, यानी पूरे बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हम किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे, वी आर टू प्रोटेक्ट द होल बायोस्फीयर। And last but not the least is ecological planning for the sustenance of environment and development. तो कभी भी जब भी हमारे पास एक बड़ा गोल होता है, बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनको हमने साथ लेके चलना है, so there is a need of planning. So here we are talking about ecological planning which considers all the factors of ecology and they are to be united together so that there is sustenance of environment and development also takes place. Wise planning of resources on which our survival and sustenance is dependent then need to be considered. Resources withdrawal, processing and use of product all have to be synchronized with the ecological cycle. Ecological cycle मतलब कि किस तरह से रिसोर्स रिप्लेनिश होता है, तो हम कितना रिसोर्स नेचर में से निकाल रहे हैं, विड्रॉ कितना कर रहे हैं और किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, किस तरह से बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरह से डिग्रेड किया जाता है नेचर में, नेचुरल साइकिल्स में, इन सब को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तभी जो डेवलपमेंट है वो हमारी प्लान्ड इकोलॉजिकली की कैटेगरी में आएगा। प्लान्ड इकोलॉजिकली मतलब हमने जो रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं और जितना रिसोर्स रिप्लेनिश हो रहा है, सिमिलरली जितना बाय प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और वो बाय प्रोडक्ट डिग्रेड होने में कितना समय ले रहा है, इन सभी इकोलॉजिकल साइकिल्स को समझ के उनके अनुसार हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है। इफ़ वी आर एबल टू डू दिस then we will be able to sustain the environment and we can continue with the development also.